हेलो बच्चों, एओडी में नेक्स्ट सब पार्ट इज, अभी तक हम 2 सब पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट था हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड पार्ट वाज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं एंड वो क्या है, रेट चेंज। रेट चेंज दिस इज़ ए वेरी स्मॉल टॉपिक और इनफैक्ट विदाउट पढ़ाई भी काम चल जाएगा, फिर भी ऑफकोर्स पढ़ाएंगे तो सही। इस टॉपिक में है क्या कि कोई 2 क्वांटिटी होगा जो आपस में रिलेटेड होगा, जैसे रेडियस हो गया किसी भी स्फीयर के लिए एंड उसका वॉल्यूम हो गया, वो आपस में कनेक्टेड होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे उसमें रेडियस पिक्चर में आएगा। फिर वो एक चीज़ का रेट चेंज देगा और दूसरी चीज़ का रेट चेंज पूछेगा। मतलब वो ऐसे बोल सकता है कि रेडियस मान लिया इस रेट से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम का रेट चेंज क्या होगा ये बताओ, ठीक है। और अगर वो वॉल्यूम का रेट चेंज टाइम के साथ वो भी वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वो ये पूछेगा कि वॉल्यूम का रेट चेंज बताओ एट दिस मोमेंट। फिर वो मोमेंट भी बताएगा किस मोमेंट पे हमें बताना है कि वॉल्यूम किस रेट चेंज से बढ़ रहा है, ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। थ्योरी के नाम पे बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी के नाम पे एक लाइन में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक क्वांटिटी का रेट चेंज दे रखा है और दूसरे का पूछा है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि दोनों को रिलेट करने वाला कोई एक इक्वेशन लिख लिया और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। दैट्स इट, बस यही थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इफ रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी Q1 is given and that of Q2 is required, then try to find a relation between these two quantities and differentiate the equation बस थ्योरी ख़त्म, ठीक है। अब बाकी एक दो चीज़ हम याद रख सकते हैं, क्या क्या जो यूजली बच्चे गलती करते हैं। तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि अगर मान लिया क्वांटिटी Q1 और Q2 के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, Q1 मान लिया एक तीसरी क्वांटिटी Q3 पे डिपेंड करता है और Q2 और Q3 के बीच में भी रिलेशन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि Q3 को बीच में से एलिमिनेट कर दें तो Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इन सम केसेस इट मे हैपन कि जो जिसको हम एलिमिनेट करें वो एलिमिनेशन प्रोसेस हो सकता है कि काफ़ी लेंदी हो, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं जो Q1 और Q3 के बीच में रिलेशन है एंड Q2 एंड Q3 के बीच में जो रिलेशन है, दोनों को इंडिविजुअली ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया और फिर हमने उसके डिफ्रेंशिएशन के बाद एलिमिनेशन करने की कोशिश की Q3 को थर्ड क्वांटिटी को, ठीक है। ऐसे करने से हो सकता है कि डिफ्रेंशिएशन के बाद उसको एलिमिनेट करना इजी हो। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे समझ में आ गया होगा। एक चीज़ क्या है कि जब उसने बोला कि फाइंड रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज़ 5, तो ऑफ कोर्स हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद रेडियस 5 रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले रेडियस 5 रख दें और फिर डिफ्रेंशिएट करें। अगर पहले रेडियस 5 रख दी फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए, मतलब उस चीज़ की वैल्यू जो वेरी कर रही है, ठीक है। कुछ चीज़ अगर वेरी नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू पहले रखो या बाद में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने वैल्यू पहले रखी और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 आएगा, तो दैट विल गिव यू ए फॉल्स पिक्चर। तो सेकेंड पॉइंट या फिर नोट लिख सकते हैं, नोट 1, इफ़ Q1 एंड Q2 आर रिलेटेड via quantity Q3, then from the
टू इक्वेशंस, ये ठीक है। कौन सी टू इक्वेशंस? वन रिलेटिंग Q1 and Q3 and other relating Q2 and Q3, ये ठीक है। एलिमिनेट Q3, ठीक है। इफ एलिमिनेशन is time consuming, then we can directly differentiate both the equations. We can directly differentiate both the equation and then try to eliminate the quantity Q3, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा नोट क्या होगा? दूसरा नोट सेज if rate change is required at certain moment, then value of all variables must be substituted after डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब तो ये बेसिकली सब ऐसे टाइम पास है। नोट 3, टू फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट, differentiate its distance, ये ठीक है, along the speed from a fixed point। इसका मतलब ये है कि मान लिया ये एक वॉल है, यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। तो अगर ये मान लिया डिस्टेंस x है और ये y है, अगर ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो अगर मैंने ये वॉल है, मतलब ये चीज़ फिक्स है, तो अगर मेरे को b की स्पीड चाहिए होगा तो ऑफकोर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx/dt जो होगा वो b की स्पीड होगी। अगर मैंने b का डिस्टेंस a से निकाला जैसे y और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया dy/dt, तो बेसिकली b की रिलेटिव स्पीड मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाया गया कि अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से मेरे को डिस्टेंस चाहिए होगा, सही है। फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए होगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर Question number 1. Let radius of a sphere is increasing at the rate of 3 centimeter per minute. Then find the rate at which its volume is changing
व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली ये होता है ये। ठीक है, गिवन क्या है, रेडियस का जो रेट चेंज है dr/dt दैट इज 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डायमेंशन का एक जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख भी लिया। नोट 4 क्या है, कीप ट्रैक ऑफ डायमेंशंस ऑफ different quantities। ठीक, कीप ट्रैक ऑफ डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। सो सब कुछ सेंटीमीटर और मिनट में रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें डी डी टी तो आ जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 3r² इंटू dr/dt। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज ये 3 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4 पाई। आर का वैल्यू दे रखा है उस टाइम पे, किस टाइम पे, जब 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर इंटू dr/dt कितना हो गया 3। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो तो मीटर क्यूब टाइप होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये आंसर आएगा। तो कितना हो गया 4 इंटू 3 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यही आंसर हो गया। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। लेट रेडियस ऑफ a right circular cone is 100 centimeter and height is 50 centimeter. If at t is equals to 0, radius starts decreasing at the rate of 2 centimeter per hour and height starts increasing at the rate of 5 centimeter per hour। ठीक है, then find the rate at which total surface area is changing when radius is 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया, रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। तो चलो सॉल्यूशन, क्या क्या दे रखा है उसने, रेडियस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि dr/dt जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, तो नेगेटिव आएगा, तो -2 सेंटीमीटर पर आवर, ये गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, हाइट dh/dt इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर आवर। इनिशियली रेडियस कितना है r0 100 सेंटीमीटर और h0 जो है दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब देखो डी आर बाई डी टी, ये जो चीज़ है ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसी को सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये ठीक है, डी आर बाई डी टी बराबर -2 हो गया, दिस इम्प्लाइज डी आर बराबर -2 डी टी हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लिया तो आर बराबर -2t प्लस सी हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। और हमें पता है कि t बराबर 0 पे r बराबर 100 है, तो t बराबर 0 पे अगर मैंने r बराबर 100 रखा तो c बराबर 100 आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 100 माइनस 2t, ये आ गया। ठीक है, अब dh बाई डी टी की बारी है, इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर लें तो h बराबर आ जाएगा 5t प्लस c1। ठीक है, अब इसमें t बराबर 0 पे h बराबर अगर हम 50 रखते हैं तो c1 का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रखेंगे तो 5t प्लस 50 ऐसे करके हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया 50 प्लस 5t एंड रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया 100 माइनस 2t, इतना हो गया। ठीक है, टाइम के साथ। तो उसने क्या बोला है कि किस इंस्टेंट पे हमें सरफेस एरिया का रेट चेंज चाहिए, व्हेन रेडियस इज़ 50। तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम बाद रेडियस 50 होगा। तो इफ़ r इज़ इक्वल्स टू 50 देन, तो 50 इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस 2t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 25 आवर्स, क्योंकि सब कुछ आवर्स के टर्म्स में था। ये ठीक है, सेंटीमीटर पर आर दे रखा था, सेंटीमीटर पर आर ये भी और ये भी सेंटीमीटर पर आर। तो t बराबर 25 पे बेसिकली मेरे को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मान लिया A, ठीक है, था क्या हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन था, कोई बात नहीं, राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो बेसिकली रेडियस है, फिर ये बेस रेडियस हो गया, द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर, मतलब मैं सिलेंडर सोच रहा था बट कोन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो अगर राइट सर्कुलर कोन है ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, और बेस का जो एरिया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू पाई आर एल, ये h है ये r है, तो l कितना हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी टी, तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, अच्छा t बराबर 25 पे हम h भी निकाल सकते हैं, h 25 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 5 इंटू 25, तो ये 125 हो गया, 50 प्लस 125, तो ये हो गया 175 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऐसे निकाल के रख लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो एक तो ऐसे आ जाएगा डी आर बाई डी टी, और ये रूट एज इट इज़ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई आर, इसका डेरिवेटिव वो हो जाएगा 1/2 रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2h डी एच बाई डी टी प्लस 2r डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक 2 कैंसिल कर देते हैं, और पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्या क्या दे रखा था, डी आर बाई डी टी -2 दे रखा था, डी एच बाई डी टी 5 दे रखा था, रख दिया वैल्यू। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई डी आर बाई डी टी कितना हो गया, -2 रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज बेसिकली रूट ओवर 175 का स्क्वायर
प्लस उस मोमेंट पे रेडियस कितना था 50 का स्क्वायर। तो दोनों में से 25 का स्क्वायर मतलब 25 बाहर आ जाएगा, रूट ओवर यहाँ पे कितना बचेगा 7 स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा 2 स्क्वायर। तो दिस विल बी 25 इंटू 49 और 4 53, ये हो गया 25 रूट 53, तो वो रख दिया। दिस विल बी 25 रूट 53 प्लस पाई R 50 अपॉन ये था 25 रूट 53 h इंटू डी एच बाई डी टी। एच कितना था 175, डी एच बाई डी टी वॉज 5, आर कितना था 50 और डी आर बाई डी टी वॉज 2 प्लस 2 पाई आर -2, ये भी -2 रखा है, ये हो गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 50 रूट 53 पाई, ये तो ऐसे हो गया, और इस 25 से ये कितना हो जाएगा 2, तो प्लस 2 पाई अपॉन रूट 53, और इन दोनों जगह से 25 बाहर निकाल सकते हैं। चलो 25 निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 35, यहाँ 35 बचेगा, और 25 से अगर बाहर निकाला तो यहाँ 4 बचेगा, तो 35 माइनस 4 31, और ये हो जाएगा -200 पाई। ठीक है, ये नेट आंसर हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर, ये आंसर होगा। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एक्स क्यूब इंक्रीजेज लेस रैपिडली देन 6x स्क्वायर प्लस 15x। मतलब ऐसे देख सकते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच, किस चीज़ का इंटरवल, x का इंटरवल। तो x एक्सिस में हमें वो पोर्शन चाहिए जहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज़ लेस देन दिस, लेस रैपिडली का मतलब ये है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज़ लेस देन डी डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज़ लेस देन, ये हो जाएगा 12x प्लस 15, तो 3 4 5, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, तो x माइनस 5x प्लस 1 लेस देन 0, दैट विल गिव यू x बिलोंगिंग टू बिटवीन द रूट्स -1 से 5। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यही आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा, इसमें एक नोट और ऐड कर लेते हैं, नोट 5। इफ ए क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम देन इट्स डेरिवेटिव with respect to time will be negative। ठीक है, और अगर इंक्रीजिंग है तो विल बी पॉजिटिव। बस ये मैं क्यों बोला, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि मान लिया उसने बोला कि एक कुछ भी है, जैसे एक क्या बोले बाउल है और उसमें से वाटर लीक कर रहा है, तो हाइट बताओ किस हिसाब से चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अब अगर लीक कर रहा है तो हाइट रिड्यूस होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया कि हमने कैलकुलेट किया और हमारा h ऐसे आ जाए 30 + 2t। तो इसमें तो क्या होगा, जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम है मान लिया अगर वो ये आ जाए, तो इसमें तो टाइम बढ़ाने पे ये तो हाइट बढ़ रही है, तो लीक कर रहा है तो कम होनी चाहिए, बढ़ कैसे रही है? उसका मतलब क्या है कि हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने बोला। ठीक है, चलो अब 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 100 km/h। ठीक है, कोई भी एक प्लेन है और ये वर्टिकली किस रेट से ऊपर जा रहा है? 100 km/h। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r किलोमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज r किलोमीटर, then how fast the area of earth visible from plane changing at 3 minutes after it starts ascending? The visual area is this. h is the height of the plane in kilometers. तो सब कुछ तो उसने दे ही रखा है। उसने बोला कि ये जो विजुअल एरिया है, ये ठीक है, ये वाला जो एरिया a है वो ये फॉर्मूला है 2πr²h, हाँ r किलोमीटर ही बोला है, सही है, अपॉन r+h। ठीक है, और क्या क्या बोला था? वर्टिकली का मतलब क्या है? dh/dt, दिस इज 100 km/h। हाइट ऑफ कोर्स h ये है, और 100 kmph बोला है ना, और 3 मिनट आफ्टर बोला है, तो 3 मिनट के बाद, आफ्टर 3 मिनट हाइट क्या हो जाएगा? मतलब dh/dt बराबर अगर 100 है, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो t आवर्स में कितना ऊपर जाएगा? 100t। ठीक है, बस t को यहाँ आवर्स में सब्स्टिट्यूट करना है, 100 kmph लिखा है ना, हाँ। तो 3 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 3/60 आवर्स। ठीक है, तो दैट इज 1/20 आवर्स। तो h आफ्टर 3 मिनट्स विल बी 100 इंटू 1/20, तो विच इज 5 किलोमीटर। दिस इज 5 किलोमीटर। हाँ, तो अब ले लेते हैं, तो dA/dt बराबर h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको पहले ऐसे कर लें r+h और -r कर लें, तो ये r+h और r+h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2πr² अपॉन कुछ नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, r+h कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा 2πr³ अपॉन r+h, ये हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन इजी पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो अब अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव 0 और h वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो 2πr³ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो -2πr³, 1/x का डिफ्रेंशिएशन r+h का होल स्क्वायर प्लस के साथ इंटू dh/dt, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसने r कहीं बताया नहीं, तो आंसर हम r के टर्म्स में छोड़ सकते हैं। तो दिस इज 2πr³ अपॉन r+h कितना था? 5 किलोमीटर, 5 का होल स्क्वायर, और dh/dt कितना था? 100 इंटू 100, तो दिस इज 200πr³ अपॉन r+5 का होल स्क्वायर, इतने किलोमीटर स्क्वायर पर, हाँ, पर आर। यही हमारा आंसर हो गया। इस रेट से चेंज हो रहा है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। उसका मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8। बड़ा ही लेम सा क्वेश्चन है, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x²। तो इसकी वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट कर दी तो 6 इंटू 8 बराबर 3x²। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। हाँ, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो उसने पूछा गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो एक पॉइंट ए आ गया 4 कॉमा, अगर हम 4 रखें तो ये हो गया 64, 65, 66 अपॉन 6 हो गया 11। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4, तो ये हो गया -64 -62 हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं करें, ये तो ठीक है। -64 -62 तो सही है, -31/3 ये आंसर हो गया। ये वो 2 पॉइंट हो गए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6। वाटर इज बीइंग पोर्ड onto a cylindrical vessel at the rate of 1 मीटर क्यूब। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेसल है और इसमें वाटर हम डाल रहे हैं 1 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, इफ द वेसल हैज़ ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर, रेडियस फिक्स है। फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग इन द वेसल। ठीक है, तो मान लिया जो इसका वॉल्यूम है ये मान लिया हाइट है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h। आर की वैल्यू भी 3 है एंड विच इज़ ए कांस्टेंट, तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद रखो या पहले रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने पहले रख दिया। तो 9πh ये आ गया, डिफरेंशिएट कर दो डी तो ये आ जाएगा dv/dt बराबर 9πdh/dt। ये जो दे रखा है ये बेसिकली वॉल्यूम ही है dv/dt। इसको पोर कर रहे हैं, मीटर क्यूब से भी समझ आ रहा होगा, डायमेंशन ही वॉल्यूम का है। तो यहाँ से dh/dt कितना हो जाएगा, dv/dt का वैल्यू 1 अपॉन, अच्छा एक बार ध्यान रखना मीटर ही दे रखा है ना, हाँ, और वो भी मीटर क्यूब है, सब कुछ ठीक है। तो 9π इतना मीटर पर मिनट, ये आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एन इन्वर्टेड कोन, चलो ये हो गया इन्वर्टेड कोन, हैज़ ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया 10 मीटर्स एंड ए बेस रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, द वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 1.5, मतलब dv/dt कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो सेंटीमीटर ये सब जगह, कोई टेंशन की बात नहीं अभी तक। तो फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इन कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी इसमें वॉल्यूम होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो कितना होता है 1/3πr²h। ठीक है, और इसने किसके टर्म्स में दे रखा है, हाइट के टर्म्स में। तो देखो अगर मान लिया ये वाला एंगल अल्फा है, ये r मान लिया और ये h मान लिया, तो tan अल्फा विल बी r/h विल बी 5/10 बराबर हाफ। तो h कितना या फिर r कितना हो जाएगा h/2। इसको उठा के रख दिया तो v विल बी π/3
और ये हो जाएगा h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, तो π/12 h³। अब डिफ्रेंशिएट किया d dt, तो दैट विल बी dv/dt बराबर π/12 इंटू 3h² dh/dt। अब देख लो क्या दे रखा है और क्या चाहिए। उसने बोला फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज इन द कोन इज राइजिंग, मतलब dh/dt चाहिए व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h उस समय 4 है, dv/dt दे रखा है, तो ये हो गया 1.5 बराबर ये 4 हो गया, और h कितना दे रखा था 4, तो ये हो गया 4² इंटू dh/dt, तो ये एक 4 कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज dh/dt विल बी 1.5/4π, इतना सेंटीमीटर पर मिनट। ये आंसर आ गया। इस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, विद इट्स वर्टेक्स डाउन, मतलब वही क्वेश्चन हो गया। चलो, इट्स ऑल्टीट्यूड इज 10 एंड बेस ऑफ रेडियस इज 15, ये हो गया 15 और ऑल्टीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर। सब कुछ अभी तक सेंटीमीटर्स में ही। वाटर लीक्स आउट एट द बॉटम एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये लीक हो रहा है यहाँ से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो, वाटर इज पोर्ड इन द टैंक एट द कांस्टेंट रेट ऑफ c क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। कंप्यूट c इफ द compute C so that water level will be rising at the 4 centimeter per second at the instant when water is 2 centimeter deep। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, बस ये मान लिया अल्फा है, ये आर है। अच्छा, जब उसने बोला कि एट द रेट ऑफ दिस व्हेन वाटर इज 2 सेंटीमीटर डीप, तो ये जो 2 सेंटीमीटर डीप है ये तो डिफरेंशिएशन के बाद ही यूज़ होगा, उससे पहले यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो वापस R/H बराबर कितना हो जाएगा 15/10, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3/2H। वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम विल बी 1/3 πr² H विच इज़ π/3 r², तो इसका स्क्वायर विल बी 9h²/4 टाइम्स H, तो ये 3 हो जाएगा। दिस विल बी 3/4 πh³। ठीक है, अब देखो dv/dt डिफ्रेंशिएट कर दिया, विल बी 3/4 π, h³ हो जाएगा 3h² dh/dt। ठीक है, अब रख दो सब कुछ। dv/dt कितना हो जाएगा, देखो इसके अंदर जो पोर कर रहे हैं वो तो c से पोर कर रहे हैं, c क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इसमें से निकल रहा है, तो dv/dt हो जाएगा c-1। c इसके अंदर आ रहा है, 1 बाहर जा रहा है, बराबर ये हो जाएगा 9/4 πh², उसका मतलब क्या है 2²। dh/dt राइजिंग है तो पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 4 हो गया, तो ये 4 कैंसिल, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 को अगर उधर ले जाएं 1 + 36 π, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
इस हिसाब से सी होना चाहिए। ये आंसर हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब per second. The falling sand form a cone on the ground such that, ठीक है, ऐसे यहाँ पे सैंड पोर हो रहा है पाइप से, ठीक है, और हाइट ये है, बेस रेडियस ये है। हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज चेंजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन एक जैसे। तो इसमें भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और dv/dt क्या दे रखा है, 12 cc पर सेकेंड, ठीक है। तो dv/dt विल बी π/3 r²h, और हाइट ही दे रखा है तो फिर r को चेंज कर दिया, यहाँ से r की जगह क्या रख सकते हैं, π/3 6h, तो 12πh³ कर दिया डिफ्रेंशिएट। तो dv/dt बराबर 12π3h² इंटू dh/dt। तो दिस विल बी 36πh, कितना था 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, और dh/dt, अच्छा वो तो चाहिए ही, dh/dt, और किस रेट से पोर करें, 12 cc, ये 12, तो 12 इंटू 3, तो dh/dt विल बी इक्वल्स टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन 1.5 मीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है, ये मैन हो गया AB, ठीक है, और इसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, ठीक है, ये लैम्प पोस्ट हो गया, और इसकी हाइट क्या है 4.5 मीटर। तो अगर हम ऐसे करें तो इधर 3 मीटर बचेगा। खैर, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये इधर किस रेट से जा रहा है, 4 kmph। चलो ठीक है। हाउ फास्ट इज द फर्दर एंड ऑफ द शैडो मूविंग ऑन द पेवमेंट, ये ठीक है। अब शैडो कहाँ होगा, अगर ये मैंने और यहाँ पे अगर लाइट है ऐसे, तो इसकी शैडो इतने पार्ट में बनेगा, ये ठीक है, तो दिस इज शैडो, ठीक है। अब इसने बोला कि जो फर्दर एंड है, मतलब जो शैडो का दूर वाला एंड है, वो ऑफकोर्स ये, तो ये मान लिया हमने यहाँ से x की डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये मान लिया हमने y की डिस्टेंस पे। तो जब हमने बोला कि ये 4 kmph है, तो इसकी स्पीड है। अब इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से कितना है, y, तो बेसिकली dy/dt 4 kmph दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इनको रिलेट कैसे करेंगे, मेरे को dx/dt चाहिए और dy/dt दे रखा है, तो x और y को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे, ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो यहीं से रिलेट कर सकते हैं। इसका बेस x अपॉन इसका हाइट 4.5 बराबर y/3, ठीक है। ये मान लिया O है, ये मान लिया D है। कहाँ से आया ये, एज ट्राइंगल OC, ये मान लिया E है, एज ट्राइंगल OCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBE, वहाँ से ही आया। तो
dx by dt विल बी, ये आ जाएगा 1.5 dy by dt विच इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 4, तो विच विल बी 6 kmph। ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, हाउ फास्ट इज हिज शैडो लेंथनिंग। अब जैसे बंदा आगे जाएगा, जैसे मान लिया बंदा ये यहाँ पे आ गया, तो अब जो उसकी शैडो बनेगी वो ऐसे करके बनेगी यहाँ पे। तो यू कैन इमेजिन कि जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वैसे शैडो की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो उसने यही बोला कि किस रेट से वो लेंथ बढ़ रहा है। तो किस चीज़ की लेंथ बढ़ रही है, शैडो की। शैडो क्या है, AC, तो बस AC को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो सेकेंड पार्ट में रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ AC विच इज़ डी डी टी ऑफ AC लेंथ कितना हो जाएगा, पूरे x में से y निकाल दिया, दैट इज dx बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना हो गया 6, dy बाई डी टी कितना हो गया 4, तो ये हो गया 2 kmph। ये हो गया हमारा नेट आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर, कि किस रेट से शैडो बढ़ रहा है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ 13 feet ladder इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल व्हेन इट्स बेस स्टार्ट्स टू स्लाइड अवे। ये ठीक है, ये 13 feet है। तो मान लिया ये x है, ये y है, ऑरिजिन। ये इज गोइंग स्लाइड अवे का मतलब दूर जा रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन बेस इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द बेस इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 5 feet per second। द रेट एट विच एंगल Q बिटवीन द लेड, मतलब ये बोला है कि जिस टाइम पे x की वैल्यू कितनी थी 12 feet, व्हेन x बराबर 12, तो इसका बाहर जाने की रफ्तार क्या थी, वो थी 5 feet per second। उस टाइम पे थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछ रहा है ना। एंगल Q बिटवीन द लैडर एंड ग्राउंड इज चेंजिंग। हाँ, मतलब ये Q एंगल है, मान लैडर एंड ग्राउंड इज चेंजिंग। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे कर सकते हैं, x और इसी को आपस में रिलेट कर लिया। उसका मतलब क्या है, x को हम लिख सकते हैं 13 cos थीटा cos Q। ठीक है, सही बोला है। हाँ, तो dx बाई डी टी बराबर 13 टाइम्स माइनस साइन Q इंटू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, जिस टाइम पे ये x 12 होगा उस टाइम पे y 5 होगा, क्योंकि ये 13 है, तो 12 और 5 13, 12 और 5 13 नहीं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब देख लिया dx बाई डी टी, टाइम के साथ जैसे जैसे ये दूर जाएगा x तो बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो dx बाई डी टी पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू हम 5 रखेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, 13 एज इट इज़ माइनस साइन थीटा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा और बटे 13 हो जाएगा इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो 5 5 कैंसिल, 13 13 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज डी क्यू बाई डी टी उस टाइम पे -1 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। यह आंसर हो गया। ठीक है, यही चाहिए, -1 रेडियन पर सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन हो गया। अच्छा, लैडर ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाएगा, ग्राउंड ये है और ये लैडर है, तो ऑफ कोर्स यही वाला एंगल काउंट होगा, ये तो काउंट होगा नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं, एक्स एक्सिस तो मैंने बनाया, इसने कुछ एक्स एक्सिस का नाम तो नहीं लिया। मतलब किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि ये एंगल तो नहीं है कहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा यू कैन सी कि एंगल कम होता चला जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी जो है वो नेगेटिव ही आना चाहिए, तो कंफर्म हो रहा है नेगेटिव आ रहा है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर
12. A horse runs along a circle with the speed of 20 kmph. A lantern is at the center of the circle. ठीक है. Fence is along the tangent to the circle at the point at which horse starts. ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये फेंस है, यहाँ पे लैंटर्न है, यहाँ से जो हॉर्स है वो दौड़ना चालू करता है मान लिया ए पॉइंट से. ठीक है. द स्पीड विद विच द शैडो ऑफ द हॉर्स मूव्स अलॉन्ग द फेंस एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ द साइकिल इन kmph. मतलब किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया हॉर्स यहाँ पे ऐसे दौड़ रहा है हॉर्स. ठीक है. और उस टाइम पे मान लिया एंगल ये थीटा है. ठीक है. तो इसकी जो शैडो होगी वो यहाँ पे आएगी, वो ऐसे जा रही होगी. तो अगर ये थीटा है, ये रेडियस मान लिया हमने r है, ये x है. ठीक है. और ये हॉर्स किस स्पीड से दौड़ रहा है मान लिया v से. तो हमें v दे रखा है 20 kmph और x का dx/dt चाहिए. मतलब x और v को मेरे को रिलेट करना है किसी भी तरीके से. वेरी सिंपल. इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा x/r. ठीक है. या x बराबर r tan थीटा. अब तुम ये समझो कि ये जो सर्किल है जिसके ऊपर हॉर्स दौड़ रहा है, सर्किल का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, सर्किल तो उतना ही है. फिर क्या चीज़ चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है. तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी टी. तो आ जाएगा dx/dt बराबर r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा/dt. अब ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है. डी थीटा/dt ओमेगा होगा और r ओमेगा जो है वो v हो जाएगा हॉर्स. ठीक है. तो अल्टीमेटली dx/dt विल बी v हॉर्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. थीटा क्या है, किस इंस्टेंट पे चाहिए, व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ द सर्किल. 1/8 ऑफ द सर्किल का मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ 2 पाई. दैट मीन्स π/4. ठीक है. तो v हॉर्स कितना हो जाएगा 20 kmph और ये सेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर π/4 विच विल बी √2 का स्क्वायर. तो ये 2 हो जाएगा. तो टोटल कितना हो जाएगा 40 kmph. यही हमारा आंसर होगा. इस रेट से ये शैडो इधर जा रहा होगा. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. एक और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. अ वेरिएबल ट्राइंगल ABC इन द XY प्लेन हैज़ इट्स ऑर्थो सेंटर एट वर्टेक्स B. ठीक है. तो अगर वर्टेक्स B पे ऑर्थो सेंटर है तो ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. ठीक है. AB C ऐसे करके हो गया. A fixed vertex A is at origin and the third vertex C restricted to lie on the parabola y is equals to 1 plus 7x square upon 36. ठीक है. Okay. The point B starts at the point 0, 1 at time t is equals to 0 and moves along y axis. ये B हो गया. तो सबसे पहले अगर y बराबर एक्स स्क्वायर होता तो ये पैराबोला होता एक जो ऑरिजिन से पास कर रहा है. 1 प्लस ऐसे हो गया तो इस तरह का पैराबोला हो गया. ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 1. ठीक है. A वर्टेक्स ऑरिजिन बोल दिया उसने. B यहाँ से शुरू होके ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है. तो किसी भी इंस्टेंट पे B वाई एक्सिस पे रहेगा. C इस पे रेस्ट्रिक्टेड है तो C को ऐसे ज्वाइन कर लें. तो ये ट्राइंगल बन गया अल्टीमेटली.
ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो b जो है वो ऊपर जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, वेरी सिंपल। हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल चेंजिंग। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है किस रेट से चेंज हो रहा है। तो देखो, मान लिया ये y है एंड ऑफ कोर्स ये x है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y। dy बाई डी टी इज़ गिवन एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो y कैन बी गिवन एज, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और हर सेकेंड 2-2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 + 2t, y ये हो गया। ठीक है, तो एट t बराबर 7/2 y कितना हो जाएगा, 1 + 2 × 7/2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और y अगर 8 है तो y बराबर 8 हमने रख दिया इन y बराबर 1 + 7x²/36। तो 8 बराबर 1 + 7x²/36, 7 कैंसिल, x² बराबर 36, तो x बराबर 6 हो जाएगा उस इंस्टेंट पे। अब हमें चाहिए क्या, किस चीज़ की बात चलिए, इस एरिया की बात चलिए। तो एरिया बराबर, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ ऑफ x × y। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डी डी टी ऑफ एरिया विल बी हाफ ऑफ x × dy/dt प्लस y × dx/dt, ये हो जाएगा, विच इज़ हाफ इंटू x क्या है उस इंस्टेंट पे 6, ±6 ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरिया पॉइंट इधर लो या इधर लो, एरिया तो उतना ही आएगा, एरिया का रेट चेंज भी उतना ही आएगा, तो इसलिए हमने प्लस ले लिया। ये हो गया इंटू dy/dt, और dy/dt कितना था 2, प्लस y 8 हो गया इंटू dx/dt। dx/dt क्या है, अभी वो हमने निकाला नहीं है, तो निकाल लिया। y बराबर 1 + 7x²/36, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया dt, तो dy/dt बराबर 7 × 2 × 36। ठीक है, तो dy/dt 2 हो गया, 7 × 2 / 36 इंटू x की वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू dx/dt, तो 2 कैंसिल, ये 6, तो dx/dt उस इंस्टेंट पे 6/7 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6/7। तो 2 ये हो गया 4, तो 6 बाहर निकाल दिया, 7 × 4 = 11 बराबर 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। चलो, बस इसमें तो ये इजी सी चीज़ थी, इसमें कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं AOD के, दैट इज़ पार्ट 4 एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन और एरर। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोई फंक्शन ऐसे दिया और यहाँ पे एक पॉइंट है a विच इज से x, y। ठीक है, फिर हमने क्या किया,
एक नया पॉइंट लिया B, जिसमें मान लिया x में हमने डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया और y में मान लिया डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स y हो गया और ये हमारा डेल्टा y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेंजेंट है ये, इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट। अब देखो, मान लिया ये पूरा एंगल अल्फ़ा है और ये थीटा है, तो जो dy/dx होगा वो तो कितना हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये मान लिया C है, तो इन ट्राइंगल ABC डेल्टा y बराबर, मतलब हाइट विल बी, इस ट्राइंगल की बात चलिए, बड़े ट्राइंगल की बात चलिए, डेल्टा x टाइम्स इस एंगल का tan, डेल्टा x टाइम्स tan अल्फ़ा। ठीक है, अब अगर देखो हमने इंक्रीमेंट बहुत छोटा सा किया तो जो B है मान लिया हमने यहाँ पे ले आए, तो जो लाइन है वो कर्व के बिल्कुल पास आ जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं लाइन AB और ये जो टेंजेंट है इसमें बहुत कम गैप बचेगा। ठीक है, तो इफ़ डेल्टा x इज़ स्मॉल देन हम ऐसे कर सकते हैं थीटा इज़ लगभग इक्वल्स टू अल्फ़ा। दैट मीन्स डेल्टा y इज़ लगभग इक्वल्स टू डेल्टा x इंटू tan थीटा, विच इज़ डेल्टा x इंटू tan थीटा इज़ dy/dx। ठीक है, बस डेल्टा y को हम ऐसे लिख सकते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल इज़ लगभग डेल्टा x इंटू dy/dx एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट पे। तो फाइनली y फाइनल इज़ लगभग इक्वल्स टू y इनिशियल प्लस डेल्टा x इंटू dy/dx एट a। तो अगर मान लिया हमें एक पॉइंट पता है, ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं a पे हमें y की वैल्यू पता है और x में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया। ठीक है, फिर हम पूछें कि अब नए y की वैल्यू क्या होगी। एक तो ऑफ कोर्स अगर मेरे को फंक्शन अच्छी तरह पता है और फंक्शन की वैल्यू हर जगह पता है फिर तो कोई बात ही नहीं, जितना भी हमने इंक्रीमेंट किया, मान लिया x का वैल्यू हमने बढ़ा के 1 से 1.1 कर दिया। ठीक है, तो अगर फंक्शन हमें y दे रखा है तो उसमें जो भी y का एक्सप्रेशन रखा है उसमें हमने 1.1 रखा, अगर वो कैलकुलेट हो जाए तो वेल एंड गुड। बट अगर वो ये बोले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि y की जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें डेल्टा x इंटू dy/dx एट a। अब देखो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दे रहा है x में, अगर हमने डेल्टा x बढ़ाया, यूजली क्या होगा कि ये वो पॉइंट होगा जिस पे हम y की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मान लिया हमने बोला कि स्क्वायर रूट बताओ 25 का, तो मेरे को पता है 5। अब मैंने बोला कि स्क्वायर रूट बताओ 25.03 का। ठीक है, अब ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन है, पहली बात तो मेरे को ये समझ में आनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि 25.3 में हम तुक्का नहीं मानेंगे कि यार मेरे को लग रहा है इतना होना चाहिए, ये वाला आंसर नहीं चलेगा। मैथमेटिकली अप्रॉक्सीमेट आंसर मेरे को बताना है इस मेथड से निकाल के। तो अगर मैंने बोला कि 25.03 में क्या स्क्वायर रूट होगा, तो 25.03 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आसान बात नहीं है, ये तो समझ में आता है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि जो 0.03 जो आया, जो हमने 25 में वैल्यू बढ़ाया, उसको हम डेल्टा x लेंगे। 25 पे वैल्यू 5 था तो इसको हम 5 लेंगे, और जो फंक्शन है रूट x, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू बतानी है, उसका dy/dx कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट a। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दे रहा है, ये हमें एरर भी बता रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये बोला कि मान लिया मैंने कुछ चीज़ नापी,
कुछ भी चीज़ नापी, मतलब मैंने कुछ मेज़र किया और मैंने बोला कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है कि 25 से 1% की एरर हो सकती है। ठीक है, 1% की एरर का मतलब क्या है कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो 25 प्लस माइनस 0.25 हो सकता है। तो 25 प्लस माइनस 0.25 हो सकता है। तो मैंने बोला कि अगर 1% के एरर के साथ हमने 25 वैल्यू कैलकुलेट किया है तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी एरर होगी, तो वो भी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, वो भी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी एरर होगी। कितनी एरर होगी मतलब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये तो हो गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हमें एरर में तब्दील करना है तो हम क्या बोलेंगे, इफ एरर इन measurement of x is delta x, then that in y can be given as delta y is delta x times dy by dx at that point। ये हो गया बस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9, ठीक है, देन विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस कितना हो गया 9 और डेल्टा आर कितना हो गया 0.03 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। Then find the approximate error in calculating its volume। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर की बात करें 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे x का काम r कर रहा है और y का काम वॉल्यूम कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा v कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा r डेल्टा x टाइम्स dv बाई डी आर एट दैट पॉइंट। दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर कितना हो गया 0.03 इंटू डी वी बाई डी आर। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी वी बाई डी आर बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर, बस ये 3 कैंसिल कर दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है 9, तो दिस इज 4 पाई 9 स्क्वायर। तो डी वी बाई डी आर की वैल्यू 4 पाई 9 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू 108 इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, एरर इन वॉल्यूम विल बी इतना, ये आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस। दिस वाज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, यूज डिफरेंशियल टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ। ए पोर्शन में क्या बोला है, √36.6। ठीक है, तो देखो रूट देख के तो हमने क्या किया, y बराबर √x लिया। इस पे a पॉइंट 36.6 के आसपास वो नंबर सोचो जिसका स्क्वायर रूट तुम्हें पता है, तो ऑफ कोर्स 36। तो अगर x का वैल्यू 36 है तो y का वैल्यू कितना हो गया 6। तो डेल्टा x क्या हो गया, 36 की बजाय 36.6, तो डेल्टा x हो गया 0.06। अच्छा, ये अगर 35.9 होता
तो हमारा डेल्टा एक्स -0.1 होता, ये समझते हैं, उस वैल्यू से कम होता, 36 से कम होता, तो ये हो गया। तो y फाइनल कितना होगा, लगभग y इनिशियल प्लस डेल्टा एक्स इंटू उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स विल बी 1/2√x, ठीक है। और x कितना है, 36, तो दिस इज़ 1/2√36, तो ये हो गया 1/12। सो दिस इज इक्वल्स टू y इनिशियल कितना था, 6 प्लस डेल्टा एक्स कितना है, 0.6, ठीक है। dy बाई डी एक्स कितना है, 1/12, तो 12 और 60, तो y फाइनल कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 6.05। मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन है, तुक्का नहीं मारेंगे कि लगभग हमें तो इतना लग रहा है। तो यही आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट पे उसने क्या बोला है, 26 का क्यूब रूट चाहिए। तो ऑफ कोर्स 26 के आसपास कौन सा क्यूब हमें पता है, 27, ठीक है। तो फिर हम शुरू हो गए, फंक्शन होगा y बराबर क्यूब रूट ऑफ x, पॉइंट ए होगा 27,3, ठीक है। डेल्टा x कितना हो गया, -1, 26 तक जाना है। और अब निकालिए बस, dy बाई डी एक्स हमें चाहिए होगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी 1/3, 1/x की पावर 2/3, तो दिस इज 1/3, 1/27 रेज टू पावर 2/3, तो ये आ जाएगा टोटल 1/27। क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होगा, उसका स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 × 3 27 हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, y फाइनल इज लगभग y इनिशियल प्लस डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सो विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू 3 हो गया, डेल्टा x की वैल्यू -1 हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे कितना हो गया, तो दिस इज़ इक्वल्स टू, ये 81 माइनस 80/27, तो y फाइनल कितना हो गया, लगभग 80/27। y फाइनल का मतलब क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 26 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो गई, ये आंसर हो गया कि जो 26 का क्यूब रूट है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, 80/27। ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन 3, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 124.19, ठीक है। सोल्यूशन, ऑफ कोर्स y बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही क्यूब रूट ऑफ x। पहली बात, x की वैल्यू या a पॉइंट क्या हो जाएगा इसके आसपास, x अगर 125 है तो ये 5 हो जाएगा, ग्रेट। डेल्टा x कितना हो जाएगा, 120 कितना देखा है, 124.19 माइनस 125, ठीक है। तो दैट विल बी -0.81, तो दिस विल गिव यू dy बाई डी एक्स विल बी 1/3, 1/x रेज़्ड टू पावर 2/3, ये। तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 1/125
की पावर 2/3, तो दिस इज़ 1/75। 125 का क्यूब रूट जो है 5 होगा, फिर उसको स्क्वायर किया 25 हो गया, इंटू 3 इतना हो गया। ठीक है, तो डेल्टा वाई नहीं, वाई फाइनल इज वाई इनिशियल प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। वाई इनिशियल कितना है 5, डेल्टा एक्स कितना है -0.81 इंटू 1/75, ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 25, और ये हो गया 0.27। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 हो जाएगा, और 27 54 108, तो ये कितना आ जाएगा लगभग इक्वल्स टू 5 माइनस 108 और 0.01108 ऐसे आएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4.9892। ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। और क्वेश्चन 4, फाइंड approximate value of tan 44.86 डिग्री, टेक पाई बराबर 22/7। सोल्यूशन, ठीक है, tan 44 डिग्री पूछ रखा है, 44 पॉइंट समथिंग, तो ऑफकोर्स फंक्शन क्या होगा y इज इक्वल टू tan x, इनिशियल पॉइंट ए क्या हो जाएगा 44.86 डिग्री के आसपास, कौन सा वैल्यू में पता होगा π/4 45, तो π/4 पे tan की वैल्यू कितनी होगी 1, और डेल्टा x कितना होगा वो होगा 44.86 डिग्री माइनस 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल्स टू -0.14 डिग्री। इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी -0.14 इंटू π/180। चलो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, y डैश विल बी sec स्क्वायर x और y डैश एट a विल बी 2। π/4 पे sec की वैल्यू कितनी होगी √2, उसका स्क्वायर 2, तो अब आ जाएगा डेल्टा y या क्या बोलते हैं tan 44.86 डिग्री इसी को हम बोलेंगे y फाइनल इज़ लगभग इक्वल्स टू y इनिशियल प्लस डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज़ लगभग इक्वल्स टू y इनिशियल कितना है 1, डेल्टा x इज़ इतना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -0.14 22/7 इंटू 180, तो 7 से 0.02, तो 22 दूनी 44, तो -0.44/180
इंटू 2, ये हो गया। तो दिस इज़ इक्वल्स टू 2 से ये 90 हो गया, 1 माइनस 0.044 अपॉन 9, तो विच इज़ लगभग 9 माइनस 0.44, एक जीरो रहेगा, अपॉन 9, विच इज़ इक्वल्स टू 8.956 अपॉन 9। आई होप दिस इज क्लियर। यही आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर।